Hello students, welcome to Meenakshi Gupta physics classes. This is Meenakshi Gupta physics teacher. This video I am making for the 12th class. तो जी लास्ट 12th क्लास में हमने कुछ अच्छे टॉपिक डिस्कस किए थे, बट आई थिंक आपको समझ में भी आ गए होंगे। और आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो 1 और 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज गो थ्रू द वीडियो, और अगर सही रहा तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस भी करा दूंगी मैं आज इसी वीडियो पे, ताकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे कवर अप हो जाएं। और जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक अपडेट ये है कि आपके लिए मैं टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आपके जो भी यूनिट टेस्ट में आ रहा है उस बिहाफ पे आपको शीट्स अपलोड करूंगी यहाँ पे। मतलब शीट्स तो वो सभी के लिए हैं जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं इस चैनल पर। बाकी स्कूल वाले बच्चे उनको करके अपने एग्जाम यूनिट टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, और जो बच्चे मेरे स्कूल के नहीं भी हैं वो अपने अदर स्कूल के हैं या जो भी कंपटीशन के, वो अपने क्वेश्चंस लगा के अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, और बाकी देखते हैं जो भी टॉपिक आज कवर अप होते हैं इस वीडियो में। हाँ जी, तो चलिए कहानी को समझते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है उसको डिस्कस करेंगे। तो पहले बात को समझना, अगर कोई कंडक्टर आपको दिया गया है, मेटेलिक थिंग है कोई भी, तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल होता है 1/टाउ के। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जिन्होंने नहीं देखी है वो एक बार लास्ट वीडियो देख लो बेटा 2 मिनट के लिए। तो वहां जब आप ये डिस्कस कर लोगे कि जो वी आर कंडक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाउ के, और टाउ जो होता है वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है। और हम टाउ को लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन VRMS। अब वी आर लैम्डा अपॉन VRMS कैसे लिख दिया? VRMS तो हो गई रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गई। तो स्पीड बराबर होता है भाई डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख लो वेलोसिटी को। तो ये लैम्डा हो गया डिस्टेंस, टाउ हो गया रिलैक्सेशन टाइम, और वी हो गई वेलोसिटी। तो लैम्डा अपॉन VRMS लिख दिया। अब लैम्डा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिखा है दो चीजों के बीच का, यानी कि दो वाइब्रेशन के बीच का, दो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड हो गया वाइब्रेशंस के बीच का। तो इस हिसाब से आर जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा VRMS अपॉन लैम्डा के, अगर टाउ इनवर्स था आर इसलिए। अब देखो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वाइब्रेशन यानी कि वेलोसिटी होगी वो बढ़ेगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो आर तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि आर इज प्रोपोर्शनल टू VRMS। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। और एक तरह से बता देती हूँ, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ पॉजिटिव आयंस इंक्रीज, देयरफॉर लैम्डा विल डिक्रीज एंड हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीज। अगर लैम्डा डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ा। फर्दर विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर VRMS इंक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो VRMS बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज VRMS इंक्रीज होगा, हेंस रेजिस्टेंस इंक्रीज सॉरी। Therefore R of conductors increases with increase of temperature। तो इससे प्रूफ हो जाता है, जो थोड़ी बहुत मैंने अभी बोला वो मैंने लिखा नहीं है इस बोर्ड पे, कि जो रेजिस्टेंस है अगर उसमें अगर आप रेजिस्टेंस के साथ अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस ऑफ जो कंडक्टर होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे आप नॉर्मली भी समझ सकते हो, जब आपके फोन की टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि MI फोन के टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ता है गर्मियों में, तो जो उसकी वर्किंग होती है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक तरह से क्या होता है अंदर डिवाइस के बढ़ जाते हैं। इसी तरह से आप और भी ऑब्जेक्ट्स को हीटर तक खैर गर्म करने के लिए होता है, बाकी आपकी क्या कहते हैं चीजें जब ज्यादा गर्म हो जाती है कहते हैं बंद कर दो खराब हो जाएंगी, इसीलिए क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से। अब जो मेन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसकी बात कर लेते हैं कि वो किस पे आएंगे। तो वहां पे कहानी एक और आ जाती है, वो है द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर के साथ लिखो तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, ये नहीं आएगा पेपर में, जो मैं लिख रही हूँ वो आएगा। रेजिस्टेंस समझ लेना आगे। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टेंस होगा विद टेम्परेचर। उल्टा लिख दिया भाई जल्दी में, पढ़ाते पढ़ाते भूल जाती हूँ एक्चुअली। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस है भाई, आर का वेरिएशन होगा टेम्परेचर के साथ। वेरी तो दोनों ही करेंगे, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा होगा। ऑफ बट हम रेजिस्टेंस डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर नहीं। टेम्परेचर
अब ये जो वैरी करेगा उसे ऐसे लिखते हैं आर टी बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। इम्पोर्टेंट क्वांटिटी में समझ लो ना, आईएनटी में क्वांटिटी हो यहाँ पे। ठीक है, आर नॉट हो गया रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री टेम्परेचर। जब पहले कुछ 0 डिग्री टेम्परेचर था मान लिया चीज का, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस कौन, आर नॉट। ठीक, आर टी समझ गए, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बाद में बढ़कर इतना हो गया किसी भी चीज का। मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्फा, तो अल्फा हो गया टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। और अगर अल्फा को अलग से लिखोगे तो आर नॉट का अंदर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो अल्फा बराबर हो गया आर टी माइनस आर नॉट अपॉन आर नॉट टी, या आर जीरो भी बोल सकते हो, बट हम नॉट बोलते आते हैं तो आर नॉट भी ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। आगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो जी अब डिस्कस करेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि कौन से, वो हमारे अल्फा जी थे। तो अल्फा जी कौन है, इट इज डिफाइंड एज चेंज ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर। इट्स यूनिट इज केल्विन पर केल्विन डिग्री और पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि K -1 C -1। ये डेफिनेशन तो लिखवा दी है, पूछी बहुत कम जाती है। इसकी प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं या इसके बारे में है, इससे रिलेटेड कुछ चीज हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो वही पहले वो डिस्कस कर लेंगे। कि अगर कोई क्वेश्चन आता है, मोस्टली जो आते हैं क्वेश्चन तो बहुत तरह से क्वेश्चन आता है, सीबीएसई वालों को एक ही काम है क्वेश्चन घुमा घुमा के देना। एनसीईआरटी को भी तोड़ मरोड़ के देते, वो खुद ही टूटी मूटी सी है तब भी। खैर मजाक वाली बात थी। तो फर्स्ट मान लो कि अगर कोई भी आपको रेजिस्टेंस इस तरह से दिया है कि इफ R1 इज द रेजिस्टेंस एट T1, इफ R1 इज द रेजिस्टेंस। अब आपको एक चीज लिख के समझा रहे हैं तो फिर तो वीडियो बड़ी बड़ी बनेगी। ऑफ रेजिस्टेंस एट T1 टेम्परेचर, T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, T1 डिग्री सेल्सियस एंड R2 इज रेजिस्टेंस एंड R2 इज रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस। तो अब जो हमारा क्या कहते हैं फॉर्मूला होगा वो ऐसे लिख लोगे भाई आप, R2 मारकर दूसरा उठाया जाए। चलो R2 बराबर R1 1 प्लस अल्फा T T2 माइनस T1 अल्फा T2 माइनस T1। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, इसको याद रख लेना अच्छे से, क्वेश्चन आता है। अब लाओ सेकंड करते हैं। तो देखो जी सेकंड क्या था, अल्फा इज पॉजिटिव, मान ले लिया हमने पॉजिटिव एंड लार्ज फॉर कंडक्टर्स। अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और लार्ज होता है कंडक्टर्स के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब इस पर देखो एग्जाम्पल ऐसे लिख सकते हो कि Ag इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि कॉपर इज बेटर कंडक्टर देन Al। इवन Al इज यूज्ड फॉर हाई टेक्निक्स वायर्स बिकॉज Cu इज 2 times heavier than Al। बट अब Ag और Al और Cu की बात समझ में आई कि कौन से वायर कौन से अच्छे होते और कौन से खराब होते, ये समझाने की बात की गई है। उसके बाद आ जाओ अल्फा इज पॉजिटिव एंड स्मॉल फॉर एलॉयज। अब अल्फा पॉजिटिव तो होता है एलॉयज के लिए, यानी कि जो मिक्सचर एलिमेंट होते हैं, लेकिन स्मॉल होता है। थर्ड पार्ट करो, अल्फा इज पॉजिटिव एंड स्मॉल फॉर एलॉयज।
and used for इसीलिए क्या करते हैं, इसीलिए alloys are used, that's why alloys are used for electric wires, for connecting wires or standard coils, for connecting wires. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा क्या होता है, नेगेटिव होता है. अल्फा इज नेगेटिव, मतलब एक अल्फा देख लो कितनी कहानी है. नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे हम बाद में पूरा चैप्टर. सेमीकंडक्टर और सेमी मतलब जो हाफ कंडक्टर होते हैं या जिनमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रोसेस कम होती है. और इंसुलेटर्स, इंसुलेटर तो समझ ही गए होंगे. इट मीन्स दैट देयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा. उल्टा हो गया क्योंकि नेगेटिव है. फॉर semiconductors wire increase of temperature, number of conductors bounds. अब ये सेमीकंडक्टर की कहानी तो आपको तब समझ में आएगी जब आप चैप्टर सेमीकंडक्टर पढ़ोगे. तो अभी बस यही समझ लो कि अल्फा जो है वो नेगेटिव होता है सेमीकंडक्टर के लिए और इंसुलेटर के लिए. एक और कहानी रह जाती है वो इलेक्ट्रोलाइट, फिफ्थ वाला. फॉर इलेक्ट्रोलाइट टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का लिखने के लिए इंपॉर्टेंट, चलो लिख देती हूँ मैं. फॉर इलेक्ट्रोलाइट with increase of temperature विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी. विस्कोसिटी लिख दूं या फिर चलो विस्कोसिटी डिक्रीज, नीचे की तरफ लिखने में दिक्कत होती है. एनहांस कंडक्टिविटी डिक्रीज. अब क्या बताएं आपको, 1 घंटा वीडियो बनाने में लगता है, 1.5 घंटा एक वीडियो को ट्रिम करने में लगता है, 2.5 घंटे तो यही हो जाते हैं. आपके लिए तो सुविधा ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ने के लिए मिल रहा है. पता नहीं कहीं पढ़ा था मैंने, किसी के मुंह से सुना था, अब्दुल कलाम जी ने कहा कि जहां भी अच्छी चीजें मिले हमेशा ले लेनी चाहिए, चाहे वो कहीं पर भी हो. इसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी की बात करते हैं. चलो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी, जिसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं. तो रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेस. अप की तरफ जो एरो है दैट शोइंग इंक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा. तो जब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है तो जो आपकी रेजिस्टिविटी होगी कंडक्टर की वो इंक्रीज होगी और टेम्परेचर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा. तो अगर कंडक्टर के लिए डायग्राम बनाए, मतलब ग्राफ बनाए बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड टेम्परेचर, तो दैट इज शोन इन द फर्स्ट वन कि एक दूसरे के साथ बढ़ते चले जाएंगे और एक लिमिट के बाद रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर अगर आपका कांस्टेंट बढ़ाते चले जाओ तो. सिमिलरली सेकंड एलॉयज के लिए है, तो एक लिमिट तक तो आपकी रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, उसके बाद टाइम टेम्परेचर के साथ बढ़ती चली जाएगी. नेक्स्ट आ जाइए सेमीकंडक्टर के लिए, तो रिवर्स होगा, रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा. तो और
अगर फर्स्ट दोनों में थीटा देखें तो थीटा 1 जो होगा वो थीटा 2 से ज्यादा होगा। मैंने दोनों थीटा 1 कर दिए हैं, माय मिस्टेक, दिस शुड बी थीटा 2। अंडरस्टूड है। इसके बाद एक छोटी सी बात है, ओमिक ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, तो इसे रफ कर देती हूं मैं, फिर लिखवाती हूँ ओमिक कंडक्टर्स। तो ohmic conductors, the conductors which obey Ohm's law are called ohmic conductors, and conductors not obeying Ohm's law called non-ohmic conductors। अब V अपॉन I का ग्राफ अगर इस तरह से बनेगा तो आप उनको ohmic conductors कह सकते हैं, और अगर नहीं बनेगा तो आप उनको नॉन ohmic conductors कह सकते हैं। टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में, सीबीएसई के सिलेबस में तो कराना पड़ता है। जैसे मैंने कभी कहा कि सीबीएसई और एनसीईआरटी का सिलेबस जो भी है तोड़ मरोड़ के और दे देते हैं। खैर, मैं किसी को रोस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि आजकल किसी को रोस्ट करने का मतलब है यूट्यूब आपकी वीडियो ही डिलीट मार देगा। इसलिए चलिए आगे कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं। हमें अपनी पढ़ाई करने से मतलब है, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस करते हैं। तो पहले सीरीज, फिर पैरेलल, ठीक है। तो जी लीजिए, सीरीज कॉम्बिनेशन का डायग्राम हमने बना दिया, और डायग्राम समझाने के लिए समझा देती हूँ। R1, R2, R3 आपके 3 रेजिस्टेंस है जो सीरीज में मतलब है एक दूसरे से वन लाइन में कनेक्टेड होंगे। फिर बैटरी जुड़ी हुई है, ये कोई की एडेड होगी, आप इसको बनाए ना बनाए आपकी मर्जी है। और पोटेंशियल होगा इसमें V1, V2, V3, R1, R2, R3 की वजह से। तो लेट आप लिख लेना कि लेट number of resistances are connected end to end so that same current passes through all resistances, then this combination is called series combination। और उसके बाद आप लिख सकते हो लेट suppose 3 resistances R1, R2, R3 are connected in series combination across a battery of potential difference V। potential difference V, I be the current, current is I flowing in the circuit, तो by Ohm's law। अब ये तो सबको पता है Ohm's law क्या होता है, तो Ohm's law के हिसाब से V1 क्या हो जाएगा भाई, I R1, V2 कौन हो जाएंगे, I R2, और V3 क्या हो जाएगा, I R3। बहुत सिंपल डेरिवेशन आपने 10th में भी किया होगा। और फिर से लेट ले लो कि RS इज द फाइनल रेजिस्टेंस या सीरीज है, इसलिए लिख दिया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो यहां से V बराबर क्या हो जाएगा, IRS। इक्वेशन रहने तो बनना, इन सबको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर लिख सकते हो V1, V2, V3, क्या था, इसको लिख लो IRS, इसको क्या लिख सकते हो आप, I R1, I R2, I R3, I हटा दो, R1, R2, रिजल्टेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना कैपेसिटेंस का उल्टा आता है, कैपेसिटेंस में सीरीज में 1/C1, 1/C2 और 1/C3, और पैरेलल में C1, C2, C3 आता है, उल्टा होता है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसमें कि सेम करंट पासिस थ्रू ऑल द रेजिस्टेंस, सेकंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द लार्जेस्ट इंडिविजुअल, और पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। ये प्रॉपर्टीज हो गई।
ये आपका डेरिवेशन हो गया। इसके बाद पैरेलल कर देते हैं, और जो मैं अब न्यूमेरिकल शीट्स की बात कर रही थी उसमें आपके इस पे भी क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। ये डायग्राम आपने देखा हुआ लग रहा होगा, 10th में सबने बनाया होगा। R1, R2, R3 3 रेजिस्टेंसेज हैं जिनको पैरेलल जोड़ा है, यानी कि जिनके एंड एक पॉइंट से अलग मिलकर जुड़ते हैं। तो करंट यहाँ से तो आई जा रहा होगा, बट यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 पार्ट में डिवाइड है वायर्स, तो करंट क्या होगा, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि I1, I2, I3। तो एक प्रॉपर्टी तो ये समझ में आ गई कि करंट डिवाइड हो जाता है। लेट लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी V एंड I1, I2, I3 भी करंट इन रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3 सॉरी। तो यहां से ओम्स लॉ के हिसाब से I1 बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2 और I3 बराबर V अपॉन R3। और हमें बताया टोटल करंट ऑफ द सर्किट क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि अलजेब्रिक सम होता है करंट का। तो I बराबर, और तो नॉर्मल I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R P, पैरेलल है इसलिए ये हो गया V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। V कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन RP बराबर R1, R2, R3। ये आपका पैरेलल के लिए कॉम्बिनेशन आ गया। ये आपका रिजल्टेंट RP आ गया। ये आपका फॉर्मूला। प्रॉपर्टीज एक तो बताई थी, करंट विल बी सेम इन द, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, इक्वल इंटेंसिटीज जो होंगी वो स्मॉलर होंगी देन लीस्ट इंडिविजुअल, और जो I होगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1 अपॉन R के। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, करके देखिएगा। बाकी मैंने बताया शीट में आएंगे। यहाँ आपका ये 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक मैं बता दूंगी क्या कराने वाले हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और जैसा कि मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है आपके लिए। यहाँ पे आप पढ़िए, समझिए, जो भी डाउट है यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच।